गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज का जो अपना सेशन है वो है लेक्चर नंबर 25। अपन यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक कंट्री के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। और जो सेंट्रल बैंक है उसके जो फंक्शंस हैं कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, वो होता है कंट्रोल करना और मॉनिटर करना किसको, बैंकिंग और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को। तो इंडिया के अंदर जो ये सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है परफॉर्म करता है वो है आरबीआई, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1935 में हुआ था और ये नेशनलाइज था 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। और आरबीआई जो है वो एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम के तौर पे काम करता है, यानी बैंकिंग में जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, बैंकिंग के लिए जो भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो आरबीआई द्वारा गठित किए जाते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1953 के अनुसार आरबीआई के पास पावर है किसको, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की। यदि हम फंक्शंस देखें आरबीआई के, तो सबसे पहला आता है इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। तो जब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पास ही ओनली इंडिया में और राइट है कि वो देश में करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है। सिर्फ 1 रुपये का एक ऐसा नोट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इशू करती है। दूसरा आता है बैंकर टू गवर्नमेंट। एज बैंकर टू गवर्नमेंट क्या है, आरबीआई मैनेज करती है बैंकिंग की नीड्स को, यानी जो भी बैंक्स को नीड है मनी की, उसको जो है वो आरबीआई फुलफिल करती है। तो इट हैज़ टू मेंटेन और ऑपरेट द गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो उनको क्या करना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे को जमा करना होता है और वहाँ से फंड्स और उनके कलेक्शन के तौर पे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है काम करता है। दूसरा क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आरबीआई में अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हैं और लेटर ऑन क्या करते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स एज ए कैश रिजर्व जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं। क्योंकि बैंक्स को भी कई बार क्या है कि वर्किंग करने के लिए अपने पास को रिजर्व कोटा रखना पड़ता है, तो वो सारा का सारा कैश कहाँ जमा करते हैं, आरबीआई के उसमें। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, यूनिट 2 के अंदर। देन हम देखते हैं कस्टोडियन ऑफ कंट्री फॉरेन करेंसी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके देश की जो इंटरनेशनल करेंसी है, जो हमारे देश में लोग इंटरनेशनल करेंसी से डीलिंग करते हैं, उस स्टॉक को भी आरबीआई ही मेंटेन करता है और उसके पास ही वो चीज़ें डिपॉजिट होती हैं। एज ए कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्ट, क्रेडिट इज कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आरबीआई देश में क्या है कि मान लीजिए जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से ही आरबीआई बैंकों को मनी सप्लाई के लिए रेगुलेट करता है और उनको ऑर्डर फॉलो कराता है। तो जो कंट्रोल और सुपरवाइजरी रोल है आरबीआई का वो किस तरह से हो सकता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला इश्यू ऑफ लाइसेंस। तो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन जो 1949 है उसके अनुसार आरबीआई जो है उसके पास ही पावर है टू ग्रांट द लाइसेंस टू ओपनिंग न्यू बैंकिंग ऑपरेशन। यदि किसी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बैंक इस्टेब्लिश करना है तो उनको आरबीआई से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। जो आरबीआई है वही गाइडलाइंस जारी करता है किसके लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, कितना पैसा देना चाहिए, कितनी मनी सप्लाई फुल करनी चाहिए और उसके मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि आरबीआई क्या है, जो बीएसबीएस है, बैंकिंग कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन, इसका एक मेंबर है। तो ओनली जो आपका आरबीआई है वही रेस्पॉन्सिबल है देश के अंदर या फिर यूँ कहें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैश को रिजर्व करना और उसको कंट्रोल करना। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आरबीआई जो है उसके पास ही पावर है टू कंट्रोल द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स ऑफ बैंक्स ऑफ इंडिया। कोई भी बैंक के अंदर जो भी चेयरमैन डायरेक्टर रिक्रूट किए जाते हैं वो सिर्फ आरबीआई के द्वारा ही गठित हो सकते हैं या उनके द्वारा रिक्रूट हो सकते हैं। केवाईसी नॉर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर माल प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर्स सब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए या फिर फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए आरबीआई ने नो योर कस्टमर करके गाइडलाइंस दे रखी हैं, जिसके अंदर हर एक बैंक को ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो अपने कस्टमर से केवाईसी भरवाए ताकि उनको पता हो कि जो भी क्रेडिट या बैंकिंग से ट्रांजेक्शन कर रहा है वो कस्टमर कौन है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि हर एक बैंक को जो भी वो चार्जेस ले रहा है कस्टमर से फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और बैंकिंग एक्टिविटीज़, वो कस्टमर्स को बताए, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में उनके साथ काम करे।
फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। आरबीआई जो है ने गाइडलाइंस दे रखी है बैंक्स को कि वो ऐसा कोई भी रिस्क जो उनको लगता है कि ये फ्यूचर के लिए बैंक्स के लिए नुकसानदायक है उसको रिमूव दूर करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। देन ऑडिटर इंस्पेक्शन। तो जो हर बैंक का क्या है, हर साल ऑडिट होता है कि बैंक्स ने कितना किस प्रकार से एसेट को कंट्रोल किया, क्या उनकी लायबिलिटीज़ रहीं, कितना उन्होंने क्रेडिट को दिया, कितना उनके पास है, कितना उनका एनपी है। तो इन सब चीज़ों के लिए बैंक आरबीआई ने हर बैंक के लिए ऑडिट को गाइडलाइंस दे रखा है कि हर बैंक को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये जो ऑडिट है ये ऑफ साइट और ऑन साइट दो तरीके से हो सकता है। ऑन साइट जो होता है वो आरबीआई के थ्रू कैमल कैमल को हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी सिस्टम एंड कंट्रोल, इस बेसिस पे आरबीआई द्वारा कराया जाता है। अनदर फंक्शन आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए भी अपनी गाइडलाइंस निर्धारित करता है। इनके अनुसार भारत में कोई भी फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होनी चाहिए, और जो कोई भी फ्लो और इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का वो उसके लिए आरबीआई ही उनको गाइडलाइंस देता है ताकि उनके स्टॉक को डिपॉजिट और सरप्लस, डेफिसिट और सरप्लस, इन दो एक्टिविटी को संभाला जा सके। और लास्ट फंक्शन आता है इसका डेवलपमेंट। एज ए बैंकर ऑफ इंडिया आरबीआई क्या है, रेस्पॉन्सिबल है सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ली जा रही। तो गवर्नमेंट जो कोई भी पॉलिसी बनाती है चाहे वो कृषि से संबंधित हो या रूरल डेवलपमेंट के लिए हो, आरबीआई उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है। और वो सब बैंक्स को इस तरीके से कहा जाता है ताकि पूरी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू किया जा सके। तो अंडर सेक्शन 54 आरबीआई जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए भी पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल है कि यदि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है तो आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करेगा ताकि इन पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब देखिए कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आरबीआई द्वारा कुछ रिजॉल्व होने बहुत ज़रूरी हैं, या फिर यूँ कहें कि ऐसे कई सारे मेजर इश्यूज़ हैं जिनका क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पहले इशू की बात करें, पहला इशू क्या कहता है कि जो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शंस हैं ये आरबीआई अलग होके करे या इनके साथ मिलके करे, क्योंकि कई बार क्या आता है कि जो ओवर राइडिंग की जो कंसर्न होती है उसके अंदर या तो आरबीआई अलग होके काम करे या वो एज ए रेगुलेटर और सुपरवाइजरी दोनों तरीके की बॉडी को मिलके काम करे। इस इशू को कंक्लूड करना ज़रूरी है। दूसरा क्या आता है कि अगर हम देखें आरबीआई का जो सुपरवाइजर रोल है, यानी जब वो बैंकों पर मॉनिटरिंग करता है तो वो सिर्फ है ना जो बैंक लिस्टेड हैं उनको कर पाता है, पर जो एनबीएफसीज है उनको आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट नहीं कर पाता। ये इशू भी सॉल्व करना है। तीसरा इशू देखिए कि अगर हम बात करें मेगा रेगुलेटर और सिंगल रेगुलेटर की, तो यहाँ पे क्या है कि ये कहा जाता है कि कई बार बीच में दोनों के बीच में गैप है। कैसा गैप है कि जो रेगुलेटरी गैप और रेगुलेटरी ओवरलैप, कि रेगुलेशन जो हम बॉडी बनाई गई है, जो आरबीआई एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है और रेगुलेटरी जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो वह कहीं ना कहीं कोई गैप आ जाता है। तो इस गैप के लिए या तो वो एडॉप्ट पे किसी लोगों का अरेंजमेंट करे ताकि प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा सकें। तो इस तरीके के इश्यूज भी उनको सॉल्व करने ज़रूरी हैं। फिर देखिए अगर हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई की बात करें तो पीएफआई जो है नॉर्मली कुछ ही सेक्टर्स के अंदर यूज़ में आ रहा है, पर जबकि जहाँ हम देखते हैं मोटर कार फिनेंसिंग है वहाँ पे पीएफआई जो है वो ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। तो आरबीआई के लिए बताना है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी कौन सी है, ये आरबीआई द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा जो इशू है वो है आपका डुअल रेगुलेशन का, क्योंकि आरबीआई जो स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कंसर्न किस चीज़ के लिए होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। क्योंकि कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं जो कि अर्बन से रिलेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि रूरल से होते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रिलेटेड जो प्रपोजल्स होते हैं उसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है। यस तो इन चीज़ों में भी क्या है, इसके संबंध में भी आरबीआई द्वारा ये एक मेजर इशू है जो कि सॉल्व होना ज़रूरी है कि करेगा कौन। अब देखिए इसके अलावा यदि हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर ऐसा बैंक है जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक तरीके से कहें कि मालिकाना हक होता है। तो रिजर्व बैंक जो है इसके अंदर उसने अपनी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, पर अगर हम देखते हैं कि पब्लिक बैंक में भी क्या है, ये पब्लिक बैंक जो है कॉरपोरेशन है या कंपनी है,
इनका ओनरशिप किसकी है, इन पे कंट्रोल किसका रहता है, इनकी मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इनके यहाँ मैनेज की जा सकती है या लागू की जा सकती है। ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो कि आरबीआई द्वारा इनको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। फिर आता है एज ए कई बार क्या है कि ऑनर और रेगुलेटर, जो बैंक के ऑनर है जिन्होंने बैंक को इस्टेब्लिश किया था, और आरबीआई के बीच में कई बार क्या है कि कुछ ना कुछ एक शेयरिंग को लेके बात में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते देखे गए हैं। जैसे देखिए एसबीआई, एसबीआई के अलावा एनएचबी, नाबार्ड, ये कई ऐसे रिजॉल्व मैटर हैं जो कि अभी तक इशू नहीं आया है कि इनका लिए जो मालिक कौन है और इनका रेगुलेशन कौन कर रहा है। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने अपनी पोजीशन को पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो देश में एज ए रेगुलेटर बॉडी के तौर पर काम कर रही है, बट एज ए ऑनर वो कंटिन्यू कर रही है, ये वो अपने आप को नहीं कह रही है। इसके अलावा देखिए अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, एग्जिम पॉलिसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कई सारे इकोनॉमिक जोन है उन ये सभी वो जोन्स होते हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट किए जाते हैं। और यदि अगर इन एरियाज़ को डेवलप करना है तो उसके लिए आरबीआई जो है थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके आता है और उनकी हेल्प करता है। तो इस संबंध में क्या है कि अगर कोई एक्सपोर्ट जोन में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन फैमा द्वारा निर्धारित की जाएगी या आरबीआई द्वारा, ये भी एक इशू है। आजकल देखिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है, तो इसमें क्या है जितनी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है उस प्रकार से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो आरबीआई एज ए रेगुलेटर क्या ज़रूरी है, उनको कुछ नए इनोवेशंस करने ज़रूरी हैं ताकि ये जो मार्केट में इस तरह की जो रिस्क है थोड़ा सा, ये कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस किया जा सके। और फाइनली इसमें सबसे बड़ी बात हमें क्या नज़र आती है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि बैंक्स को और इनको देती हैं, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो। ये कुछ इश्यूज हैं जो कि सॉल्व होने चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।